नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारी जो क्लास है वो सीपीसी पर बेस्ड होने वाली है। सिविल प्रक्रिया संहिता को लेकर के हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताने वाले हैं कि सीपीसी को आखिर पढ़ा किस तरीके से जाता है, कौन कौन से सीपीसी को पढ़ने का एक क्या तरीका होता है। जो आप सभी को सीपीसी जो थोड़ी टफ लगती है, क्योंकि सीपीसी के अंदर आपको धारा भी देखने को मिलेगी, आदेश भी मिलेंगे, नियम भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा टफ इसलिए भी हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा सरल किस प्रकार बना सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सीपीसी के लिए बात करें, सिविल प्रकरण संहिता की बात करें, तो ये 1908 का कानून है। ये सिविल मामलों में लागू होता है। सिविल मामलों में ये लागू होता है और ये एक प्रकार की प्रक्रियात्मक कानून है। किस प्रकार का कानून है ये? प्रक्रियात्मक, यानी कि प्रोसीजर कानून है ये। सिविल केस की एक प्रक्रिया को बताता है कि किस प्रकार एक सिविल केस लगाते हैं। आप सभी को पता है जो सिविल केस, जैसे कि सिविल केस क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है। राजस्व विभाग से संबंधित जो मामले हो गए, पेंशन विभाग से संबंधित मामले जो हो गए, संपत्ति विवाद से जो मामले संबंधित हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं। जब सिविल मामले में हमें कोई केस कोर्ट में लगाते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसकी क्या प्रोसीजर क्या होती है, किन किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, ये सारी जो बताता है ये सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। सीपीसी के द्वारा ही हम सिविल केसों को लड़ते हैं। अब मुख्य रूप से जब हम सीपीसी को देखें तो मेनली आप जब सीपीसी को पढ़ते हो तो 3 भागों में सीपीसी को डिवाइड करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है उसमें आपकी धाराएं आ जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीपीसी में जो है 158 धाराएं हैं, 158 धाराएं हैं। साथ ही साथ हम इसको आदेश, जिन्हें हम इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, इसमें 51 ऑर्डर हैं। साथ ही साथ जब हम इसको पढ़ते हैं तो नियम भी आते हैं इसमें। तो मुख्य रूप से सीपीसी को 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी सीपीसी क्या लगती है, थोड़ी सी टफ लगने लगती है, क्योंकि हमें आदेश भी देखने होते हैं, ऑर्डर देखने होते हैं, धाराओं को देखना होता है, नियमों को देखना होता है। अब ये नियम क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये जैसे हमने बात करी, ये ऑर्डर 1 में आप लोग देखोगे तो ऑर्डर 1 में वादों के पक्षकार हैं, यानी कि जब हम कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के पक्षकार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। और फिर इसके अंदर ये ऑर्डर जो है वो नियमों में अंतर्गत बटे हुए रहते हैं। तो नियम 1 में वादियों के रूप में किसे संयोजित किया जाएगा, रूल 1, इस प्रकार रूल 1, रूल 3, इस प्रकार के रूल इसके अंतर्गत नियम होते हैं। तो अभी तक हम फिलहाल जो कानून देखते थे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें हम लोग क्या मेनली हम लोग इनमें सेक्शन देखने को हमें मिलता था, धाराएं देखने को मिलता था। लेकिन सीपीसी के अंतर्गत हमें सेक्शन भी देखने को मिलता है, आदेश यानी कि ऑर्डर भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें नियम भी देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें थोड़ी सी सीपीसी क्या होती है, थोड़ी टफ लगती है। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। जब हम सीपीसी को देखें तो पार्ट 1 जो है उसमें हम लोग सेक्शन, उसमें हमें प्रारंभिक यानी कि सेक्शन देखने को मिलता है। धारा 1 की जब हम बात करें तो धारा 1 जो है वो सीपीसी के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में बताता है। मेनली कोई सा भी कानून जब होता है तो उसकी जो सेक्शन 1 जो होता है उससे इसी के नाम से, यानी कि उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, संक्षेप में उसका नाम क्या होने वाला है, उस कानून का क्या नाम होता है। तो संक्षिप्त नाम क्या होगा उस कानून का, हमने अभी जैसे आपको बताया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का ये कानून है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता। प्रारंभ यानी ये कब से स्टार्ट हुआ, ये कानून कब से लागू हुआ है। तो जब हम प्रवृत्ति की बात करें तो 1 जनवरी 1909 को हमारा जो सीपीसी है वो लागू हुआ था। विस्तार की बात करें तो विस्तार हमें ये बताता है कि इस कानून का विस्तार आखिर कहाँ कहाँ तक है, कहाँ तक ये कानून लागू होगा और कहाँ तक लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे संक्षिप्त नाम में हमने क्या बताया, इस कानून का नाम क्या होगा, तो कानून का नाम होगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का कानून होगा।
प्रारंभ की बात करें तो ये प्रारंभ जो है उसके लागू होने की तिथि को बताता है। 1 जनवरी 1909 को हमारा जो सीपीसी है वो लागू हुआ था। विस्तार जो हमें विस्तार बताता है कि कहाँ तक लागू होगा, किन किन क्षेत्रों में ये जो कानून है वो लागू होगा। तो सामान्यतः हम जब सीबीसी की बात करें तो इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर होने वाला है। संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर ये सीपीसी जो है वो लागू नहीं होती है, खासकर ट्राइबल एरियाज़ में, यानी कि जनजाति क्षेत्र पर। जहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर सीपीसी जो है वो उसके कुछ प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला तो एक राज्य होगा आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य जो है वहाँ पर सीपीसी के कुछ प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते हैं। फिर जनजाति क्षेत्र जैसे सिक्किम वगैरह हो गया, तो उन क्षेत्रों में भी ये सीपीसी की जो प्रावधान है वह लागू नहीं होते हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट आया था 1976 में, एक संशोधन हुआ। सिक्किम राज्य में क्या हुआ, वहाँ की जो राज्य सरकार थी उसने वहाँ की जो विधायक यानी कि जो पार्लियामेंट थी वहाँ की, वहाँ पर उसके जो सीपीसी के जो प्रावधान है वहाँ की विधायिका ने कानून बना करके क्या कर दिया, उससे संशोधन करके क्या कर दिया, वहाँ पर भी इसके प्रावधान लागू होने लगे सीपीसी के। तो मेनली जब हम देखें सीपीसी को, तो राज्य सरकार जहाँ पर लागू नहीं है, तो जैसे जनजाति जो क्षेत्र हैं नागालैंड वगैरह, वहाँ की राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना जारी करके वहाँ पर इसके जो प्रावधान है उसको लागू कर सकती हैं। फिर हम आगे बढ़े। धारा 2 की जब हम बात करें तो ये परिभाषाओं को बताता है। यानी किसी भी कानून को जब हम पढ़ते हैं तो परिभाषाओं को हमें देखना पड़ता है कि छोटी छोटी परिभाषा होती है, लेकिन उनका एक अपना महत्व होता है, उन्हें भी हमें देखना होता है। तो धारा 2 में क्या बताया गया, परिभाषा बताएगी। जब हम 2 को देखें तो वहाँ पर डिक्री की परिभाषा बताई गई है। 2(3) में देखें, इसका मतलब होता है धारा 2 की उपधारा 2, धारा 2 की उपधारा 3, इसके अंदर डिक्रीदार को बताया गया है। डिक्रीदार की परिभाषा दी गई है। इसे मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी बेयर एक्ट है, ये आप लोग देख रहे हो सीपीसी का बेयर एक्ट है। यहाँ पर ये जैसे है, ये धारा 2 में क्या है, परिभाषा बताई गई है। 2 का 2 यानी कि डिक्री के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। 2(3) में क्या है, डिक्रीदार के बारे में परिभाषित किया गया है। 2(4) में जिले को, 2(5) में विदेशी न्यायालय को, 2(6) में विदेशी निर्णय को, 2(7) में सरकारी प्लीडर के बारे में। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी परिभाषा दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम क्लास में देखेंगे कि ये सारे इनका क्या महत्व है, उनकी परिभाषाओं को हम जानेंगे। संपत्ति के अंतःकालीन लाभ क्या होता है, सारी चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं, आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें डिक्री की, तो डिक्री धारा किस में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सीपीसी को जो पढ़ने का जो तरीका है वो है सब धारा ऑर्डर और नियम है। तो देखिए धारा 2 में क्या है, धारा 2 में परिभाषा बताई गई डिक्री की, लेकिन वही जब हम बात करें ऑर्डर 7 और रूल 11, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। यानी कि ये जो धारा है, आदेश है, नियम है, ऑर्डर और जो नियम जो रूल जो है वो सभी एक परिभाषाओं के अंतर्गत रिलेटेड है। जैसे ऑर्डर 7 में डिक्री के बारे में बताया गया है, रूल 11 में डिक्री की क्या क्या आएगा, डिक्री में क्या क्या शामिल होगा उसके बारे में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें प्रावधान जो है अलग अलग उसको करता है। तो इस प्रकार हमने सीपीसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। ये हालांकि छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसकी क्लास आगे भी होने वाली है।